फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर 4 है एयर वायु उस पर बात करते हैं। देखिए, पहली चीज है वायु। आपकी ये आपको सभी लोगों के लिए, हम सभी लोग हैं, क्या लेते हैं हम? आपकी हवा लेते हैं, एयर लेते हैं, आपकी ऑक्सीजन लेते हैं। अब देखिएगा, हम सभी लोग हैं, दिन में है 2-3 बार भोजन करते हैं, अर्थात खाना खाते हैं, पानी कई बार पीते हैं, लेकिन आपकी जो एयर है, आपकी वायु है, वो प्रति सेकंड है आपका लेते हैं। हम भोजन के बगैर है कुछ समय के लिए आपका रह सकते हैं, पानी के बगैर कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन हम हवा के बगैर है, हमारे जो ऑक्सीजन के बगैर है, कुछ समय में ही हम काल कलवित हो सकते हैं। तो अब वायुमंडल में ये सारी चीज़ मिलती हैं, अर्थात वायुमंडल में है वायु का होना है वो बहुत ही अति आवश्यक होता है। और ये सारी चीज़ कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। तो पहली चीज़ आती है वायुमंडल क्या है? हमारे चारों ओर जो हवा का या गैसों का जो आवरण है वही क्या है? वायुमंडल है। जैसे ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों का जो संगठन है उसके आवरण को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो पहली चीज हुई वायुमंडल। अब ये वायुमंडल अगर नहीं हो तो आप देखिएगा दिन में टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा कि यहाँ पर है किसी हर भाग को या हर चीज़ को है वो जलाकर राख कर देगा। रात के समय टेम्परेचर इतना कम होगा कि हर किसी को वो जमा देगा। तो उसके लिए है वायुमंडल है वो आपका अति आवश्यक होता है। दूसरी चीज़ है वायुमंडल ही हमारी पराबैंगनी किरणों से है हमारे जीव जंतुओं की रक्षा है आपका करता है। अब दूसरी चीज आती है कि वायुमंडल का संगठन, आपका कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का संगठन। देखिए, वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं? वायुमंडल के संगठन में है मेजर रूप से 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें क्या क्या होती हैं? सबसे पहले है गैस, गैसें होती हैं। दूसरा है आपका जल वाष्प, आपका वाटर वेपर होता है। और तीसरा है धूल कण। दूसरी चीज और है, पहले तो एयर सर्कुलेशन या आपका एयर साइकिल क्या है? एक शब्द और आता है एयर साइकिल। देखिए, एयर साइकिल क्या है? जैसे यहां पर आपका एयर है, टेम्परेचर जब अधिक होगा एयर हल्की होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद है वापस कहाँ जाएगी? नीचे, और नीचे आएगी ठंडी होगी, और ठंडी होगी तो आपका यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। विंड फिर किधर से चलेगी? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अर्थात हवा का एक सर्कुलेशन पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका उसे हम वायु चक्र कहते हैं, एयर साइकिल कहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज है आपकी गैस। अब हमने बात कर रहे हैं पहले गैस। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें से जो हमारी 9 गैस हैं वो प्रमुख हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस है वो नाइट्रोजन है, अर्थात इसमें इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ओजोन है आपकी। इस तरह की जो महत्वपूर्ण गैस हैं
इसमें से सबसे पहले जो गैस आती है वो है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में ये गैस पाई जाती है। वैसे 78.8% है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग चलिए तो 78% है वो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल आप देख सकेंगे। वैसे हम जब गैस वगैरह आपका जो लेते हैं उसमें भी नाइट्रोजन साथ आती है। जैसे आपको एक सवाल पूछ ले सीधा सा, यदि कोई व्यक्ति बेहोश है तो आप बताइएगा उसको कौन सी गैस दी जाएगी? एक प्योर आपकी ऑक्सीजन, एक आपकी प्योर आपकी नाइट्रोजन, प्योर आपका CO2, या वायुमंडल में उपस्थित O2 की मात्रा? तो आपका सही जवाब होगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो जितनी ऑक्सीजन की मात्रा है उतनी उसी मात्रा है उसको देनी होगी। दूसरी चीज़ है नाइट्रोजन है, वो करती क्या है? देखिए, नाइट्रोजन के कारण ही वायुदाब है, वायुदाब पवन है, प्रकाश का परावर्तन होता है और आपका इसका आभास होता है। बहुत सारी चीज़ों को है, हमारी वनस्पति को है विकास करने में आधार है आपकी नाइट्रोजन है। साथ ही साथ चिप्स के पैकेट आप खाते हैं, उसमें देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि उसका संपर्क है O2 से होगा तो वो जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो वायुमंडल में है नाइट्रोजन है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी गैस O2, ऑक्सीजन, ये सबसे अधिक जीवनदायी गैस है जो सभी पेड़ पौधों, सभी जीव जंतुओं, सभी के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और ये इसकी मात्रा वायुमंडल में 21% होती है। तीसरी गैस जो वायुमंडल में होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में वो होती है आर्गन, जिसको हम ER कहते हैं, और इसकी 0.93% है, जो कि एक अक्रिय गैस है। 4th नंबर पर CO2, जिसकी मात्रा है वायुमंडल में 0.03% है। देखिए CO2 का उपयोग भोजन में है, आपका पेड़ पौधे लेते हैं, लेकिन श्वसन में है वो ऑक्सीजन ही लेते हैं। उसका उत्सर्जन है वह सारे जो आपके फॉसिल है, आपके फ्यूसल फ्यूल जो जलाए जाते हैं, जो जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं, उसके उत्सर्जन से निकलती है। साथ ही साथ है पेड़ पौधे और जीव जंतु, उसके द्वारा भी है, श्वसन क्रिया में है। जीव जंतु और पशुओं के द्वारा है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी छोड़ी जाती है। तो ये सारी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ और है, एक और शब्द आता है, यदि इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, मात्रा अगर बढ़ती है तो उससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, और उसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है और वो बड़े स्तर पर बढ़ता है, जिसे हम आपका ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए कैसे बढ़ता है आपका पृथ्वी का तापमान। ये पृथ्वी सूर्य से आने वाले तापमान का अवशोषण करती है, लेकिन उस तापमान को वापस परावर्तित नहीं करती है। जैसे आपने कई जगह पॉली हाउस देखे होंगे, पॉली हाउस में देखे होंगे इस तरह से आपका टेंट लगाया जाता है जहाँ टेम्परेचर कम होता है, और यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं कांच घर की तरह। जैसे कि आप समर में गाड़ी में बैठिएगा, आपके पास कार हो, शीशे लगाए हों, उसमें ग्लास लगे होंगे, तो विंडो आपकी लगी होगी, तो आपका उसमें बाहर जितना टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा टेम्परेचर है वो कार में होगा। वो क्या है? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, अर्थात कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभाव करती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी का बढ़ता हुआ औसत तापमान ही क्या कहलाता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग है। अब जिससे क्या होता है, जो हमारे ये ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बर्फ है आपका साउथ पोल पर, साथ ही साथ है जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्लेशियर है, जैसे हिमालय है, काकेशस है, रॉकीज है, एंडीज है, उसकी बर्फ पिघलती है। अब जब ये मान लीजिए बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का जल है बढ़ेगा, और जब समुद्र का जल बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा? ये कोस्ट वाले रीजन पर जाएगा। जैसे
यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हुई, यहाँ की बर्फ मेल्ट हुई, मेल्ट होने के बाद में है ये तट वाला भाग है, इसका विस्तार होगा, और जब विस्तार होगा तो स्थल वाले भाग में इसका अतिक्रमण होगा, जिससे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारा स्थल वाला भाग है वो आपका जलमग्न हो जाता है। वो हमारा किसके कारण होता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। अन्य गैसों में हम बात करते हैं। अन्य गैसों में है ओजोन है, O3, उसके बाद है क्रिप्टॉन है, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है। तो ये वायुमंडल की महत्वपूर्ण गैसें हैं। नेक्स्ट आपका हमने बताया पहला गैस हो गया, दूसरा आता है जल वाष्प। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा है 0 से 4% तक होती है। आप देखिए जल वाष्प कैसे पहुंचता है, वेपर कैसे पहुंचता है? पेड़ पौधे, आपका सबसे ज़्यादा तो है आपका पहुंचता है जो वाटर बॉडी है, अर्थात हमारा सी है, आपके ओशन है, लेक है, रिवर है, उसके माध्यम से सूर्य से होने वाला तापमान जिससे आपका वाष्प बन करके आपका ऊपर पहुंचता है। साथ ही साथ पेड़ पौधों से होने वाला है इवोपोरेट ट्रांसपिरेशन, और आपका सीधा होने वाला है आपका ट्रांसपिरेशन, अर्थात बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से है जल कहाँ पहुँचता है? वायुमंडल में पहुँचता है, और वो ही वर्षा के रूप में है पृथ्वी पर वापस आता है। तो जलवाष्प है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका अदा करता है। नेक्स्ट है आपका जो अगला धूल कण, डस्ट। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि जब अगर वायुमंडल में धूल कण होंगे, इन्हीं पर ही जलवाष्प है हाइड्रोन्यूक्लिक बनाते हैं, अर्थात जलवाष्प इन्हीं पर चिपकती है, और चिपकती है तो इन्हीं के माध्यम से है जलवाष्प इकट्ठा होता है, और उसी से हमारा क्या बनता है? बादल बनता है, और वही बूंदों के रूप में वापस कहाँ आता है? पृथ्वी के भाग पर है आपका आ पाता है। तो इस तरह से हमारा जो वायुमंडल का संगठन है, और इन्हीं की वजह से सारी संरचनाएं हमारी संचालित हो पाती है। पृथ्वी पर है जो भी आपका अगर आपका पर्यावरण पाया जा रहा है, वायुमंडल अगर है, वही वायुमंडल, एक चीज़ और बताइए मुझे, वायुमंडल की मात्रा कहाँ दे होगी? धरातल वाले भाग पर, सागर वाले भाग पर, ऊंचे वाले भाग पर। जैसे ये इस तरह से पहाड़ी है, और ये सागर वाला भाग है। बताइएगा वायुदाब कहाँ होगा? वायुदाब क्या होता है? जैसे हम खड़े हैं, हमारे ऊपर अगर वायु का पड़ने वाला दाब चारों ओर से पड़ता है, आपका पड़ने वाला दाब ही क्या है? हमारा वायुदाब है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर है 14.7 पौंड है वो पड़ता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। कारण क्या है? हमारा इस तरफ से भी वायुदाब पड़ रहा है, इस तरफ से भी है, ऊपर से भी है, चारों ओर से वायुदाब है पड़ता है, जिस कारण से हमें महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा बॉडी भी है उसको बाहर की तरफ धक्का है आपका देता है। वायुदाब क्या है? हवा के पड़ने वाले दबाव को ही क्या कहा जाता है? वायुदाब कहा जाता है। अब ये जो प्रेशर है, अब बताइएगा मुझे कहां पर अधिक दाब होगा? इस वाले भाग में, इस वाले भाग में? कहां अधिक आपको दूरी तक है दबाव पड़ता है? यहाँ देखिए ऊंचाई पर है, डिस्टेंस कम है, यहाँ पर अधिक है, सागर वाले भाग में सबसे अधिक है। इस कारण से वायुदाब है सबसे अधिक कहाँ होता है? समुद्र तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में वायुदाब कम होता है। दूसरा कारण और है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको केंद्र की ओर खींचती है, अर्थात धरातल के पास वाले भाग में वायुदाब अधिक होता है और ऊंचे वाले भागों में वायुदाब हमारा कम होता है। ये था आपका वायुमंडल का संगठन।
अगले वीडियो में हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।